किसान सौम्य कुमार प्रातःकाल उठता है, अपने खेत में अपने लेले बलद को लेकर पहुंच जाता है। दिन भर मेहनत करता है, खेत को तैयार करता है, बीज का वपन करता है, फसल तैयार करता है। 12 महीने अपने परिवार का भरण पोषण करने का कार्य संपादित करना प्रारंभ कर देता है। दिन भर खेत में काम करता है, सायंकाल अपने घर पर आता है, अपने परिवार के साथ में बैठकर आराम से भोजन करता है और अपने जीवन को यायावर की तरह गतिशील बनाना प्रारंभ कर देता है। नगर का भिक्षुक जो हमेशा भिक्षा मांगने के लिए नगर में परिभ्रमण करता रहता है, वह भिक्षुक भिखारी आसाराम घूमता घूमता आज उसी किसान के द्वार पर दस्तक दे देता है। किसान की घरवाली चने के आटे से रोटियां बनाने की तैयारी कर रही थी। जब भिक्षुक ने भिक्षा के लिए आह्वान किया, वह एक मुट्ठी भरकर चने का आटा लाती है और भिक्षु को प्रदान कर देती है। सायंकाल का समय था। उसी समय किसान अपने घर पर पहुंचता है, सारे परिवार के साथ बैठकर भोजन करना प्रारंभ कर देता है। भिक्षुक भिक्षा लेकर रवाना हो जाता है। मन में विचार कर रहा है, मेरा भी कोई जीवन है क्या? दिन से रात भर तक रोटियां मांगते रहो और अपने पेट का गुजारा करता रहो। अच्छा है, ये किसान कितना सुखी है जो आराम से अपने परिवार के साथ में बैठकर भोजन कर रहा है। किसान भोजन करने के पश्चात चिंतातुर नजर आना प्रारंभ हो जाता है। उसने अपने घरवाली को कहा, इस बार राम जी है वो रूठ गई हैं, पूरी बरसात भी नहीं हो रही है और अगले साल अपने परिवार का भरण पोषण कैसे होगा? मेरा ये लीलिया बेल है, ये भी बूढ़ा हो गया है। अगले साल के लिए मेरे को भोजन पानी की व्यवस्था है, वह तो करनी ही पड़ेगी। क्या करूं? नगर का जो व्यापारी है वह ब्याज पर रुपए उधारा देता है। मेरे को वहीं से रुपये उधार में लाने ही पड़ेंगे। वह तत्काल व्यापारी नरेश के आवास पर पहुंच जाता है। निवेदन करता है, शेर साहब अकाल पड़ रहा है, घर में परिवार बड़ा है, खाने पीने के लाले पड़ रही हैं। अब आप कृपा करके मेरे को 1000 रुपये ब्याज में दिलाने की अनुकंपा कराएं, जिससे मेरे परिवार का मैं भरण पोषण आराम से कर सकूं। यह बात सुनते ही सेठ गर्म हो जाता है और कहता है, 1000 रुपये? क्या रुपये हैं? वो गाछ के लगती हैं क्या? मेरे पास में रुपये नहीं हैं, चले जाओ यहाँ से। बेचारा किसान हाथ जोड़ने लग जाता है, पैर पड़ जाता है और कहता है, शेर साहब मेरे परिवार की इज्जत रखना आपके हाथ में है। आखिर के अंदर सेठ 1 रुपये सैकड़े ब्याज से उसको रुपये देने के लिए तैयार होता है। 1 महीने का ब्याज है, वह पहले ही काट लेता है, फिर उसको रुपये देता है और वह किसान रुपये लेकर अपने घर की तरफ रवाना होता है। मन में सोचता है, मेरा जीना भी कोई जीना है क्या? यह सेठ देखो कितने आनंद से जी रहा है, छोटा सा व्यापार है, कपड़े का ले आता है और ब्याज से अपने जीवन को आनंद के साथ व्यतीत कर रहा है। व्यापारी अपने घर पर बैठा था और वह माल लेने के लिए उद्योगपति के वहाँ पर पहुँच जाता है। जब उद्योगपति के पास में पहुँचता है और माल लेना
प्रारंभ कर देता है। उसी समय उद्योगपति के हाथ के अंदर एक नौकर एक तार लाकर थमाता है और कहता है, सेठ साहब अभी अभी बम्बई से ये तार आया है और अपने वहाँ पर 5 लाख रुपए की आज कमाई हुई है। उसी समय दूसरा अनुचर आता है तार हाथ में लेकर और कहता है, सेठ साहब कलकत्ता से फ़ोन आया है और यह तार भी आया है और इस बार हमारे को 10 लाख रुपए की कमाई हुई है। तीसरा अनुचर आता है अहमदाबाद से समाचार देता है 15 लाख की कमाई हुई है। व्यापारी उद्योगपति से माल लेकर अपने घर की तरफ रवाना होता है। मन में विचार करना प्रारंभ कर देता है, मेरा जीना है वो कोई जीना है क्या? आराम से जीना तो इस व्यापारी का है। घर बैठे कभी बम्बई में 5 लाख, कलकत्ता में 10 लाख, अहमदाबाद में 15 लाख रुपए की कमाइयाँ हो रही है। वास्तव में इसका जीवन ही जीवन है, मेरा जीवन तो बिल्कुल बेकार जीवन है। उद्योगपति नगर सेठ के आवास पर मिलने का आमंत्रण आया हुआ था। शादी का समारोह था। उस समारोह के अंदर जाने की तैयारियां करना प्रारंभ कर देता है। जब इतना बड़ा उद्योगपति नगर सेठ के आवास पर दस्तक देता है, मन में विचार कर रहा है, मैं उद्योगपति हूँ, नगर सेठ मेरा आदर स्वागत सम्मान करेगा। पर जब वह भीतर जाता है तो देखता है नगर सेठ तो बड़े बड़े प्रशासनिक लोगों के साथ के अंदर घिरा हुआ है और अपना उत्सव और महोत्सव है वह आराम से मना रहा है। उद्योगपति की तरफ केवल एक बार नज़र उठाकर देखता है, फिर वह अपने मित्रों के साथ के अंदर लग जाता है। केवल उद्योगपति के साथ में चाय पीता है, रवाना हो जाता है और वहाँ पर मौज मस्ती करना प्रारंभ कर देता है। उद्योगपति ने मन में सोचा, मेरा जीवन है वह कोई जीवन है क्या? वास्तव में जीवन तो इस नगर सेठ का है जो इतने बड़े बड़े लोगों के साथ जीवन यापन कर रहा है। थोड़े समय के पश्चात ही नगर सेठ मन के अंदर विचार करना प्रारंभ कर देता है, मैंने अपने जीवन के अंदर सारे सुख सुविधाओं का उपभोग किया है। वास्तव में मेरा जीवन है वह कितना अच्छा जीवन है, पर अचानक शरीर के अंदर बीमारियां घर करना प्रारंभ कर देती है। उस समय वह हताश हो जाता है, निराश हो जाता है, उदास हो जाता है। अरे मेरा जीवन है वह कोई जीवन है क्या? बीमारियों से सड़ सड़ कर आज मेरे को मरना पड़ रहा है। अचानक वह अपने वातायन के झरोके से राजपथ की ओर निहारना प्रारंभ कर देता है। उसी समय राजपथ पर एक संत है, वो आराम से अपनी गति के साथ के अंदर चल रहे थे। नगर सेठ का ध्यान उन संतों की ओर जाता है और मन में विचार कर रहा है, अरे मेरा जीवन जीवन है क्या? वास्तव में जीवन तो इन संतों का जीवन है जिनके मन के अंदर न कोई चिंता है न कोई फिक्र है, और मैं तो अपने जीवन को यूं ही बर्बाद करके रख दिया है। जिधर देखो असंतोष ही असंतोष के स्वर गुंजायमान होता है। भिखारी भी असंतोष अपने जीवन से, किसान भी असंतोष है, व्यापारी भी असंतोष है, उद्योगपति भी असंतोष है और नगर सेठ भी असंतोष है। संतोषी कोई है तो वो है जो अपने मन के अंदर समता को धारण कर लेता है। उस व्यक्ति का जीवन हमेशा ही सुखमय होता है। इसलिए अपने जीवन के अंदर समता धर्म है वह सबसे ज़्यादा हमारे को सुख की ओर अग्रसर करने वाला बन जाता है। समता ही
जीवन का श्रृंगार बनती है। समता ही शांति प्रदान करने वाली होती है। आचार्य भूपेंद्र।